जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्लेक्शन पार्ट के समाप्त होने के बाद सेकेंड पार्ट यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium is called refraction of light। यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाने लगता है तो उसके पाथ में एक चेंजिंग आता है और इसी चेंजिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है। ऐसे भी हम लोग जब एक फ्री रोड पर चलते हैं मोटरसाइकिल लेके या साइकिल लेके या पैदल ही, तो फ्री रोड पर जब चलते हैं इस तरह से और आगे में ट्रैफिक आ जाता है, भीड़ भाड़ आ जाता है, तो हम लोगों के पाथ में एक चेंजिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पर भीड़ है तो इस तरह से हो जाते हैं या फिर इस तरह से हो जाते हैं, तो पाथ में एक चेंजिंग आता है। उसी तरह लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने लगता है तो उसके पाथ में चेंजिंग आता है और इसी चेंजिंग को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर के द्वारा भी हम क्लियर कर रहे हैं। ये एयर है और ये ग्लास है, दो मीडियम है, एयर और ग्लास। एयर से लाइट रे आ रहा है और ये ग्लास में जा रहा है। तो इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मीडियम का चेंजिंग है, इसी पॉइंट पर ये लाइट को सीधा इस तरह से जाना था, लेकिन ये लाइट थोड़ा नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। तो ये जो चेंजिंग हुआ पाथ में, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज है। जैसे ये लाइट आ रहा है एयर से, तो ये इंसिडेंट रे है। ये लाइट जो है इसके पाथ में चेंजिंग होने के बाद इधर जा रहा है, ये 2 नंबर है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फोर्थ नंबर यहाँ पर एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। पी क्यू आर और एस ये ग्लास स्लैब है और फिफ्थ नंबर ये नॉर्मल को शो किया गया है। ये जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल को शो किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम के चेंज होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग होता है और यही मेन कॉज माना गया है रिफ्रैक्शन होने का। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि एयर है रेयरर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। और दूसरा सवाल है कि ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, यानी अगर ग्लास स्लैब से फिर एयर में लाइट जाएगा तो क्या होगा। इस दोनों सवाल का जवाब जो है अब हम क्लियर करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है
तो इस तरह ये जाना था इस पाथ पर। इंसिडेंट रे यही है, इस पाथ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आने लगता है तो इस लाइट को जाना था इस पाथ पर, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। तो सेकंड का आंसर है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए भी। हर बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और लगभग आता ही है। फिगर के साथ इसका आंसर आता है लिखने के लिए, और ये 3 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है या लेटरल शिफ्ट क्या है, दोनों एक ही चीज है, तो इसको फिगर के रूप में समझना है। सबसे पहले ये एयर मीडियम है और ये ग्लास है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास है, PQRS। इसमें इंसिडेंट रे ये है, 1 नंबर से शो किया गया है इंसिडेंट रे। दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे, यानी जब ये लाइट ग्लास स्लैब पर आता है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ। नेक्स्ट है कि जब ग्लास स्लैब से ये बाहर निकलने लगता है यानी एयर में जाने लगता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है, उसको इस तरह से दिखाया गया है। थर्ड नंबर इमरजेंट रे। फोर्थ नंबर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, तो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रहा है और फिर बाहर निकल रहा है तो इस दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हुआ, और एंड इमरजेंट रे when light passes from one medium to another medium is called lateral displacement or lateral shift। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है लाइट और फिर बाहर निकल रहा है तो इसमें इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है और इमरजेंट रे का जो पाथ है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ठीक है ये तो कुछ एंगल के साथ आ रहा है, लेकिन अगर लाइट ये इस डायरेक्शन में आवे यानी स्ट्रेट आवे, परपेंडिकुलर आवे ग्लास स्लैब पर, तो क्या होगा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, पास कर जाएगा। वही यहाँ पर एक पॉइंट देके लिखा गया है कि when light ray falls perpendicularly on a glass slab then no refraction occurs and it passes straight way। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग के डेली लाइफ में, नेचर में क्या इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का, तो 2-3 एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है। पहला है कि ए स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर appears to be bent at the water surface। इसका रीजन क्या है, कहता है कि एक छड़ी को हम पानी में, जैसे ये वाटर है, एक छड़ी को हम पानी में डुबा कर रखते हैं तिरछा, तो ये टूटा हुआ, बेंड हुआ दिखाई पड़ता है। इसका रीजन क्या है, तो ये सपोज ये स्टिक है,
ये स्टिक है, इस स्टिक में को हम तिरछा रखे हुए हैं वाटर में ऑब्लिकली, तो यहां से ये लाइट रे निकल रहा है। मान लो दो लाइट रे को हम शो कर रहे हैं, तो ये वाटर चूंकि डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम से लाइट जो है रेयरर मीडियम में एयर में निकल रहा है। तो डेंसर से जब रेयरर जाता है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये अबे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है, यानी इस पाथ पर ये जाने लगता है। उसी तरह इस पॉइंट से भी जो लाइट चला डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो यहां से ये अबे फ्रॉम, इसको ऐसे जाना था लेकिन अबे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। तो देखने वाले को लगता है कि ये स्टिक जो है इस तरह से प्लेस्ड है, यानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और इसी कारण से ये स्टिक तिरछा दिखाई पड़ता है, बेंड दिखाई पड़ता है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए, कि ऐसा स्टिक बेंड क्यों दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। रात में जो है स्टार जो है वो ट्विंकल होता है, चमकता है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह दिखाई पड़ता है कि मूव कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। इसका रीजन क्या है? तो हम लोग का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, यानी एयर जो है कहीं डेंस है कहीं रेयरर है, तो इस तरह से वो हर लेयर अलग अलग डेंसिटी का बना हुआ है। और ऊपर से लाइट जब आता है तो डिफरेंट लेयर्स में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और चूंकि मीडियम हमेशा चेंज करते रहता है, कभी डेंस है कभी रेयरर है, ऐसा होते रहता है, तो इस कारण से ये स्टार जो है रात में ट्विंकल करता है। इसका रीजन यही है, यानी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। थर्ड है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। पानी में रखा हुआ कोई चीज है तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका भी रीजन यही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग नदी स्नान करने जाते हैं तो लगता है कि कम पानी है, लेकिन जब उसमें इन करते हैं, अंदर जाते हैं पानी में, तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। इसका रीजन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ए वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड नियरर टू द वाटर सरफेस। नजदीक में, वाटर सरफेस से नजदीक में ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। And since the virtual image of object which we see is nearer to the water surface, so the object appears to be raised. चूंकि जो एक्चुअल लेयर है अर्थ का, माने वाटर सरफेस के अंदर, तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। पानी में सिक्का भी रख देंगे तो वो लगेगा कि बहुत कम दूरी पर है, लेकिन एक्चुअली वो अधिक दूरी पर होता है। तो ये सब फेनोमेना जो है नेचर में ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाई चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पीड में जो लाइट का चेंज होता है उसके चलते रिफ्रैक्शन आखिर क्यों होता है?
तो बिकॉज वन पार्ट ऑफ लाइट वेव्स एंटर्स इनटू अदर मीडियम फर्स्ट and its speed changes first, but rest of waves enter the other medium a little later and hence its speed changes a little later. कहने का मतलब इसको फिगर से हम ठीक से समझते हैं कि जैसे ये लाइट है, वेव है, ये 7 कंपोनेंट से बना होता है और एयर से ये ग्लास स्लैब में जा रहा है। तो जब ये पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है वो पहले ग्लास स्लैब को टच करता है और इधर वाला पार्ट जो है थोड़ा बाद में टच करता है। तो ये पार्ट में जो है बेंडिंग पहले आ जाता है और इस पार्ट में बाद में बेंडिंग आता है। इसलिए जब कोई वेव जो है, लाइट रे है, वो किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में चेंजिंग आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या क्या है? तो 2 लॉ है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था उसी तरह रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉ है। पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all at the point of incident all lie in same plane। जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसा इसमें भी है। अंतर सिर्फ यही है कि वहां रिफ्लेक्टेड रे होता था और यहाँ रिफ्रैक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ सिमिलर है, उसी तरह का। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction is constant for a given pair of medium। अगर कोई मीडियम है, 2 मीडियम है, एयर से जैसे लाइट ग्लास में जा रहा है, तो इस दोनों पेयर के लिए रेशियो जो है आई और आर का, साइन आई बाय साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और यही सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का। हाँ, तो रिफ्रैक्शन को हम सेकेंड लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, यानी साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट and this constant is called refractive index of the medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में हम RI से डिनोट करते हैं। अब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। 2 मीडियम में लाइट के स्पीड के का रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 with respect to medium 1 is equal to ratio of speed of light। जैसे ये एक मीडियम है 1 और 2 ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मान लो इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी स्पीड v1 है और इसमें v2 है, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू v1 बाय v2। इस तरह से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को
लिख सकते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अदर मीडियम क्या होना चाहिए, दो मीडियम में, दोनों मीडियम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वैक्यूम और एयर नहीं हो, तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे लाइट जो है वो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो इसमें एयर या वैक्यूम कहीं नहीं है मीडियम, तो जब एयर और वैक्यूम मीडियम नहीं हो तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख चुके थे कि दो मीडियम के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कि एयर और वैक्यूम मीडियम नहीं है, यानी ग्लास है, वाटर है, इस तरह से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, then the refractive index is called absolute refractive index। यानी लाइट जो है वो वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रहा हो, जैसे वाटर है, ग्लास है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। नेक्स्ट कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और भी पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। जैसे हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस, मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। यानी अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो ये अधिक बेंड होगा, और ये जैसे डायमंड है तो डायमंड में अधिक डायरेक्शन में चेंजिंग होगा। लोअर इज द वैल्यू ऑफ आर आई, यानी आर आई का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर कम होगा तो उस सब्सटेंस में हायर विल बी स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह से हम डेंसिटी के रूप में भी समझेंगे। जैसे भीड़ पर रोड पर जो है भीड़ कम हो, रोड खाली हो, तो स्वाभाविक है कि कोई भी पैसेंजर उस पर फास्ट चलेगा। उसी तरह लाइट भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो, कम हो, तो उसमें अधिक तेजी से मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी ये ए म्यू डब्ल्यू, एयर से लाइट जो है वाटर में जा रहा है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1/W म्यू ए के बराबर होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और G म्यू डब्ल्यू इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए म्यू जी। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, और इसको आगे लाइव क्लास में हम न्यूमेरिकल के रूप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। इसका मतलब हुआ जैसे कोई इस तरह का कंटेनर है और इसमें वाटर जो है भरा हुआ है। इस कंटेनर का जो हाइट है वो मान लो 20 सेंटीमीटर है, और ये कंटेनर फुल है वाटर से, और ऊपर से जब हम देखते हैं तो इसका सरफेस 15 सेंटीमीटर ही गहरा दिखाई पड़ता है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसके लिए यही फार्मूला है
कि रियल डेप्थ यानी एक्चुअल में इसका डेप्थ 20 सेंटीमीटर है, एपेरेंट डेप्थ ये दिखाई पड़ता है 15 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 15। और इस तरह से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं कोई भी लिक्विड हो अगर इस कंटेनर में। इसके अलावे कुछ सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद रखना है, जैसे डायमंड है तो उसका 2.42 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है। फिर एयर है तो एयर में 1.0003 होता है। फिर ग्लास का याद रखना है, वो आगे लाइव क्लास में सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चर्चा करेंगे। ऐसे मेनली एग्जाम सब में डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, एयर का, वैक्यूम का, ग्लास का, आइस का, ये सब का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं और उसमें हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।